चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं भी वर्तमान समय में बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर के मेन कैंपस में अध्ययनरत हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बुआई की विधियाँ कौन कौन सी है, उर्वरक किस प्रकार से हमको प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद हमारा जो है खरपतवार का नियंत्रण जो है किस प्रकार से करना चाहिए, इस सभी पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और किस प्रकार से जो हमारा इरिगेशन देना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए गेहूं में। यदि एक इरिगेशन हो तब किस प्रकार से करेंगे, किस टाइम में करेंगे, दो हो तब कब क्या करेंगे, 3, 4, इस सभी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये मेरा वीट का जो है गेहूँ का जो मेरा तीसरा लेक्चर है और मेरा 2 लेक्चर जो है यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां आपको उन दोनों वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा। तो समय को अब ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो पिछले लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा बात किया था बुआई की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो बुआई की जो है मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती है। एक तो हमारा है छिटकवा विधि और दूसरा है सीड ड्रिल विधि और तीसरा जो है हमारा जीरो टिलेज मशीन के द्वारा। तो छिटकवा विधि में हमने कल क्या देखा था कि छिटकवा विधि में क्या होता है कि कल्टीवेटर के द्वारा 1-2 बार जुताई कर दी जाती है, उसके बाद गेहूं को छिड़क दिया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का जो है गहराई और रो टू रो डिस्टेंस या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया जाता है। यानी कि कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है, वो सीधा हाथ में लेकर के छिड़क दिया जाता है। और उसके बाद छिड़क देने के बाद एक बार फिर से कल्टीवेटर के साथ लगे हुए पाटा से एक बार क्या किया जाता है, पाटा लगा दिया जाता है, ताकि जो भी हमने गेहूं को बोया है वो ऊपर में ना रहे, जमीन के अंदर चल जाए और मिट्टी से वो ढक जाए, ताकि किसी प्रकार से उसे क्या हो, हानि नहीं हो, किसी प्रकार का कोई इसमें चिड़िया वगैरह ना आए, कौवा ना आ जाए, उसे ना खाए। इसीलिए उसको अच्छी तरीक़ा से ढक दिया जाता है और उसको नमी अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सके ताकि वो अंकुरन हो सके। इसीलिए क्या किया जाता है, पाटा लगा दिया जाता है। ये हो गया हमारा छिटकवा विधि। और दूसरा है हमारा सीड ड्रिल विधि। तो सीड ड्रिल विधि में क्या होता है कि ये भी सीड ड्रिल मशीन और जीरो टिलेज मशीन दोनों एक ही प्रकार का होता है। सीड ड्रिल मशीन में क्या होता है कि 2 कंपार्टमेंट बने होते हैं, 2 चैम्बर बने होते हैं, यानी कि कुछ रखने का स्थान। 2 चैम्बर बने होते हैं। तो एक चैम्बर में क्या किया जाता है कि सीड को रखा जाता है, यानी कि गेहूं को रखा जाता है, और दूसरे चैम्बर में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को रखते हैं, सल्फेट को रखते हैं, या यूरिया हो या DAP हो, उसको क्या करते हैं, एक चैम्बर में हम अपना फर्टिलाइजर को रखते हैं और दूसरे चैम्बर में गेहूं को रखते हैं। और जब मशीन चलता है तो क्या होता है कि दोनों एक साथ गिरते हैं, फर्टिलाइजर भी हमारा एक साथ गिरता है और हमारा सीड भी जो होता है एक साथ गिरता है। और इस प्रकार से एक ही साथ क्या होता है कि हमारा फर्टिलाइजर और ये सीड की बुआई हो जाती है। उसके बाद सीड ड्रिल मशीन में क्या होता है कि हल्की सी जुताई की जरूरत होती है। एक बार या 2 बार हमको क्या करना पड़ता है, इसमें जुताई करनी पड़ती है। उसके बाद हमारा जो है सीड ड्रिल मशीन चलता है। उसके बाद वहां आते हैं शून्य जुताई मशीन या जीरो टिलेज मशीन। तो अभी हमने बताया कि सीड ड्रिल मशीन और शून्य जुताई मशीन क्या है, दोनों एक ही प्रकार का है, दोनों एक ही तरह का है। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें किसी प्रकार की खरीफ फसल की कटाई के बाद जब हम क्या करते हैं कि रबी फसल की बुआई करते हैं या गेहूं की बुआई करते हैं, तो क्या होता है कि रबी फसल की कटाई के बाद खेत की जुताई की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें इस प्रकार से क्या होते हैं कि ब्लेड लगे हुए होते हैं, पत्ती लगे हुए होते हैं, और क्या करते हैं कि वो इस तरीका से चलते जाता है और यहाँ पर जो होता है सीड जो है और हमारा जो फर्टिलाइजर है वो गिरते जाता है और थोड़ा सा इस प्रकार से जो है इस प्रकार से पीछे में लगा होता है और ऐसे इस प्रकार से लगा हुआ होता है। और उसमें क्या होता है कि जो हम ऐसे लगा हुआ होता है तो जो मिट्टी जो होता है दोनों इधर से और इधर से अब बीच में चला आता है और इस प्रकार से जो होता है सीड ढक जाता है। इसमें पाटा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था हमारा जीरो टिलेज मशीन। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं
कि उर्वरक की मात्रा का जो है किस प्रकार से हम लोग उपयोग करेंगे, ये उर्वरक की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। यदि हम क्या हमारा जो फसल है वो कैसा सिंचित है और हम किस प्रकार से बुआई करें और समय पर बुआई करें। सिंचित है और जब हम समय पर बुआई करेंगे तो उसके लिए हम लोग कितना फर्टिलाइजर डालेंगे, 150:60:40, यानी कि 150 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटेशियम। आप जब किताब में लिखे देखेंगे तो वहाँ पे इस साइड जो है ज्यादा लिखा हुआ है, 130, 140, 138 इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा कि इतना डालना चाहिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो सिर्फ 150 ही लिखा हुआ है, लेकिन मेरा बुक में जो दिया हुआ है 138 केजी नाइट्रोजन है, 160 केजी ये है, 70 केजी वो है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो होता ये है कि मान लीजिए कि हमको 150 केजी नाइट्रोजन डालना है खेत में, तो हम क्या करेंगे कि 150 केजी जा करके दुकान से यूरिया खरीद के लाएंगे और उसको डाल देंगे। तो वो जो हमारा है नाइट्रोजन 150 केजी उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे या आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो हम आपको बता देते हैं कि यदि आप 100 केजी खेत में यूरिया डाल रहे हैं तो उसका आपको जो है नाइट्रोजन कितना केजी प्राप्त होगा, सिर्फ 46 केजी आपको प्राप्त होगा। तो यदि हमको कितना डालना है, 150 केजी नाइट्रोजन डालना है, तो बहुत अत्यधिक मात्रा में हमको क्या डालना पड़ेगा, यूरिया डालना पड़ेगा, क्योंकि यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 46% होती है। इसीलिए आप 100 केजी यूरिया डाल रहे हैं, इसका मतलब आप नाइट्रोजन कितना डाल रहे हैं, उसमें मात्र 46 केजी नाइट्रोजन डाल रहे हैं। तो इसीलिए आपका बुक में जो है वो ज्यादा करके लिखा गया है। तो यदि हमारा क्या है, सिंचित है और हम समय पर बुआई किए हैं, तो उसमें कितना डालेंगे, 150 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटेशियम। उसके बाद है हमारा सिंचित तो है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, विलंब से बुआई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कितना डालते हैं, 120 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यदि हमारा सिंचित है लेकिन विलंब से बुआई कर रहे हैं, और ये जब हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी होती है, सिंचाई का साधन होता है, तब हम लोग विलंब से बुआई क्यों करते हैं, ये मैंने आपको पिछला लेक्चर में बता दिया। तो इसमें हम लोग कितना प्रयोग करेंगे, यदि हमारा सिंचित है और सिंचित है लेकिन विलंब से बुआई कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना डालेंगे, 120 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटेशियम। उसके बाद हमारा असिंचित है, यदि असिंचित अवस्था है तो उसके लिए हम लोग कितना एनपीके का प्रयोग करेंगे, तो 60 केजी नाइट्रोजन, 30 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटेशियम का हम लोग एनपीके का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि ये मात्रा जो है धीरे धीरे घटते क्यों जा रही है। घटते इसलिए जा रही है क्योंकि जब आपके पास इरिगेशन अच्छा होता है और समय पर आप क्या करते हैं कि बुआई करते हैं, तो जब आपके पास इरिगेशन होता है, जब आप पानी देते हैं, तो जब आप किसी फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो वो पानी के साथ घुल जाता है और वो पूरी तरीका से प्लांट के द्वारा, पौधा के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसीलिए यदि हम सिंचित है और समय पर बुआई कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजर का डोज जो होता है, फर्टिलाइजर का जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। लेकिन हमारा क्या असिंचित है, तो पता नहीं कि कब उसमें पानी पड़ेगा, बरसात होगी कि नहीं होगी, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इसमें फर्टिलाइजर कम डाला जाता है, क्योंकि बरसात जब तक होगी नहीं तब तक वो जो फर्टिलाइजर होंगे वो क्या होंगे, उतनी अच्छे तरीका से क्या होंगे, मिट्टी में घुल नहीं पाएंगे, मिट्टी में मिल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि कम मात्रा में जो है फर्टिलाइजर डाला जाता है। लेकिन अब कभी जो है बरसात हो गई तो वो क्या होगा कि अच्छी तरीका से मिट्टी में घुल जाएगा और प्लांट के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि सिंचित समय, जो असिंचित वाला क्षेत्र होता है, उसमें हम लोग फर्टिलाइजर की मात्रा जो है कम डालते हैं।
उसके बाद आते हैं हम लोग किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब हम किसी भी पौधा को लगाते हैं तो एक ही बार क्या करते हैं कि सारा जो भी फर्टिलाइजर डोज होता है वो नहीं डालते हैं। जैसे कि ये तो प्रैक्टिकल ही लाइफ में देख लीजिए कि हमको दिन भर खाना चाहिए होता है, यानी कि दिन भर हमको एनर्जी चाहिए होता है, तो क्या दिन भर का खाना हम एक ही बार सुबह में खा लेते हैं? नहीं खाते हैं। एक बार थोड़ा सा मॉर्निंग में खाते हैं, फिर दोपहर में खाते हैं और फिर शाम में खाते हैं। तो अलग अलग समय पर हमें क्या होती है कि खाने की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस ऊर्जा को लेने के लिए अलग अलग समय पर भोजन करते हैं, एक ही बार में नहीं कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है पौधों को भी जो फर्टिलाइजर दिया जाता है, फर्टिलाइजर ही क्या है कि पौधों का पोषक तत्व है, पौधों का खाना है, पौधों का भोजन है। तो इसीलिए इसमें भी क्या किया जाता है कि जितना भी भोजन की आवश्यकता होती है, पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, सारा का सारा एक ही बार में नहीं डाला जाता है। उसको बारी बारी से जब जब जरूरत होती है उस टाइम क्या किया जाता है, इसको अधिक मात्रा में एक ऑप्टिमम में यानी कि सामान्य मात्रा में इसको डाला जाता है, जितना पौधों की जरूरत होती है, या किसी स्टेज में ज़्यादा जरूरत होती है तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा, सब में लिखा हुआ है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, इसमें भी नाइट्रोजन की आधी मात्रा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें नहीं, नाइट्रोजन की जब हमारे क्या हो सिंचित अवस्था हो तो हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा डालते हैं और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा डालते हैं कब? अंतिम जुताई के समय। और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा डालते हैं और नाइट्रोजन की आधी मात्रा डालते हैं कब? जुताई के अंतिम समय में। और उसके बाद जब हम जब क्या करते हैं कि फिर से जब सिंचाई करते हैं तो उस टाइम जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची हुई होती है उस टाइम हम लोग डाल देते हैं। और असिंचित समय में क्या करते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा को जुताई के अंतिम समय में ही डाल देते हैं। इसके लिए हम लोग किसी प्रकार का नाइट्रोजन जो है बचा करके नहीं रखते, क्योंकि सारा एक ही बार डाल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि बरसात होगी तो आराम से वो मिट्टी में एक ही बार घुल जाएगा। अब पता नहीं दूसरा बार बारिश कब होगी, नहीं होगी, हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं है, तो इसीलिए सारा क्या कर दिया जाता है, एक ही बार में डाल दिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग सिंचाई एवं जल प्रबंधन पे। तो बिहार में मुख्य रूप से 3 से 4 हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। हम इसमें क्या करते हैं, एक ही बार पूरा खेत को नहीं भर देते हैं, धान की तरह इसमें सिंचाई नहीं करते हैं। इसमें क्या चाहिए, हल्की सिंचाई चाहिए, नहीं तो यदि पानी खेत में जमा हो जाएगा तो पौधे की पत्तियां जो होगी वो पीली पड़ने लग जाएगी और उसका फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हल्की सिंचाई करते हैं ताकि जो भी हमारा पानी हो वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाए, मिट्टी में समा जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हल्की सिंचाई 3 से 4 सिंचाई करते हैं। लेकिन बहुत अब गाँव में देखेंगे जैसे कि लखीसराय हो गया, ये हमारे गांव की तरफ, तो मुख्य रूप से जो भी किसान होते हैं वो 3 से 4 सिंचाई नहीं करते, कभी नहीं करते, एक ही सिंचाई देते हैं और उसी में पूरा जो होता है हमारा जो गेहूं होता है वो डेवलप हो जाता है। क्योंकि उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होने के कारण हम लोग 3 से 4 सिंचाई नहीं दे पाते, तो एक ही सिंचाई में हम लोग को काम चलाना पड़ता है। और आप लोग देखते ही जा रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पानी की हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है पानी की किल्लत होते जा रही है, पानी की कमी होती जा रही है। तो अब ऐसा सोचा जा रहा है कि कोई ऐसा वैरायटी डेवलप किया जाए, कोई ऐसा किस्म डेवलप किया जाए जिसमें कम से कम पानी की आवश्यकता पड़े और उसका उत्पादन क्षमता भी अच्छा हो और उसकी उत्पादकता पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो मुख्य रूप से ऐसे जो लिखा हुआ है वो कितना है, 3 से 4 हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जल उपलब्धता के आधार पर हम लोग किस प्रकार से सिंचाई किस किस अवस्थाओं पे करना चाहिए। यदि हमारे पास एक ही इरिगेशन हो, एक ही बार हम सिंचाई कर पाएंगे तो कब करना चाहिए, 2 बार हम सिंचाई कर सकते हैं तो कब करना चाहिए, 3 बार कर सकते हैं तो कब करना चाहिए, 4 बार हम लोग सिंचाई करने की क्षमता है तो कब करना चाहिए, ये सभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी क्रांति की अवस्था है। क्रांति की अवस्था इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो क्रांति की अवस्था जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपके ये परीक्षाओं में ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
कि बताइए कि गेहूं का क्रांतिक अवस्था क्या है, जो सबसे उत्तम क्रांतिक अवस्था है वो कौन सा है। उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो सबसे पहले यदि एक सिंचाई आपके पास उपलब्ध हो, तब आपके पास कितनी सिंचाई हो, एक सिंचाई हो, आप एक ही सिंचाई दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं दे सकते हैं, तो हमको कब करना चाहिए सिंचाई, तो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं CRI अवस्था या शीर्ष जड़ निकलने की अवस्था या शीर्ष जड़ की अवस्था। शीर्ष क्राउन रूट इनिशिएशन का कहने का मतलब हुआ कि जब उसका जो है जड़ जो है नीचे जाने लगे, जड़ जो है बनने लगे, यानी कि भूमि के अंदर जड़ उसका स्थापित होने लगे, और ये हो गया आपका जड़। और शीर्ष मतलब उसका जो ऊपर वाला भाग है वो भी आपका निकलना स्टार्ट हो जाए, वो भी इतना इतना कम से कम हो जाए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CRI स्टेज या CRI अवस्था, यानी कि शीर्ष और जड़ जब हमारा बनने लगे तो उस स्टेज पे हमको क्या करना चाहिए, इरिगेशन करना चाहिए। और ये अवस्था जो आती है गेहूं में सामान्यतः 21 दिन पर आती है। तो एक सिंचाई जब हमारे पास हो तो कब करना चाहिए, CRI अवस्था में करना चाहिए। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, आइदर योर बिहार बोर्ड और BCSE। तो इसको जो है आप याद रखेंगे कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था क्या है, तो CRI अवस्था जो है गेहूं की क्रांतिक अवस्था है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। और उसके बाद इस सिंचाई कब करनी चाहिए, ये जो है CRI अवस्था जो गेहूं में आती है कितनी, 21 दिन पे आती है। तो 2 दिन आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन आप लेट करते हैं तो आपकी क्या होगी कि गेहूं की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए कि 20 से 25 दिन के अंतराल पर हमको सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद 2 सिंचाई जब हमारे पास उपलब्ध हो तब हम लोग कब कब सिंचाई करेंगे, एक तो करेंगे CRI अवस्था पर। CRI अवस्था पे एकदम से करना ही करना है, यू हैव टू इरिगेट इन CRI स्टेज, आपको उस अवस्था पे सिंचाई करना ही करना है। तो सिंचाई तो हम लोग CRI अवस्था पे आप दिल में बैठा लीजिए कि हमको CRI अवस्था पे जो 21 दिन में आती है उस पे सिंचाई करना ही करना है। उसके बाद दूसरा सिंचाई हम लोग कब करेंगे, बाली निकलते समय। एक तो सिंचाई करेंगे हम लोग CRI अवस्था पे करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद दूसरा सिंचाई कब करेंगे, जब बाली हमारा निकलने लगे तब। और ये अवस्था तो आपको पता ही हो गया है कि CRI अवस्था 20 से 25 दिन पे इरिगेशन करेंगे। और दूसरा जो है 80 से 85 दिन पे बाली जो जिस टाइम से हम बुआई करते हैं उस टाइम से इस पर बाली निकलने में कितना लगता है, 80 से 85 दिन। तो 80 से 85 दिन पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इरिगेशन देते हैं, जब 2 हमारे पास उपलब्ध हो तब। उसके बाद आते हैं हम लोग, मेरे पास जब 3 सिंचाई उपलब्ध हो तब हम लोग कब इरिगेशन करेंगे, तब हम लोग कब खेत को पटाएंगे। तो एक है हमारा CRI अवस्था पे तो डालेंगे। उसके बाद दूसरा है हमारा गाभा निकलते समय, यानी कि जिस टाइम जो है पूरा बाली नहीं निकला हो उससे पहले वाला अवस्था, उसमें निकलने पर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गाभा अवस्था। तो दूसरा सिंचाई कब करेंगे, गाभा अवस्था में करेंगे। तथा तीसरा अवस्था जो है दानों में दूध भरते समय, जब क्या हो रहा हो कि गेहूं में ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा हो लेकिन अभी वो दूधिया अवस्था में हो, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, सिंचाई देंगे। जब हमारे पास 3 सिंचाई हो तब, पहला CRI अवस्था में, दूसरा हमारा गाभा अवस्था में, और तीसरा जब उपलब्ध हमारे पास तो दानों में दूध भरते समय देंगे। और ये अवस्था कितने कितने दिनों पर आती है, तो CRI अवस्था आपको पता चल गया है। और उसके बाद दूसरा इरिगेशन करेंगे हम लोग कब, 65 से 70 दिन पर, और तीसरा इरिगेशन हम लोग देंगे 90 से 100 दिन पर। उसके बाद आता है हमारे पास जब 4 सिंचाई हो तब, तो 4 सिंचाई हो तब कर देंगे एक CRI अवस्था। और कल्ले निर्माण क्या होता है, कल्ले बनना क्या होता है, जब मैंने आपको राइस पढ़ा रहा था, चावल पढ़ा रहा था, तो उस टाइम आपको बताया कि कल्ले निकलना क्या होता है। कल्ले निकलना मतलब एक ग्रेन से 2-3, गेहूं में तो ज्यादा फॉर्मेशन नहीं होता है, मुख्य रूप से 2 या 3 जो है उससे और भी स्टेम निकलते हैं और भी पौधे निकलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्ले निर्माण। तो पहला अवस्था CRI अवस्था, दूसरा जो है कल्ले निर्माण अवस्था, तीसरा हमारा जो है गाभा अवस्था, और चौथा जो है दाना
दूध भरते समय। तो ये जो है 4 सिंचाई यदि हमारे पास उपलब्ध हो तब। पहला क्या है, सियाराई अवस्था, दूसरा क्या है, कल्ले निर्माण होते समय, और तीसरा हमारा क्या है, गाभावस्था, और चौथा हमारा क्या है, दानों में दूध भरते समय। और ये कितना आती है, 20 से 25, 40 से 45, 65 से 70 और 80 से 100 दिन। यानी कि जब हमारे पास 4 सिंचाई हो तो हमारे पास 100 दिन, जब 100 दिन के अंतराल पर इरिगेशन करना है तो मुख्य रूप से आप ये मान लीजिए कि 25 दिन के अंतराल पे हमको क्या करना है, इरिगेशन करना है। ये तो हमारा हो गया कि इरिगेशन जो है हम लोग गेहूं में किस प्रकार से देंगे। और उसके बाद है हमारा खरपतवार प्रबंधन। अब देखिए कि खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार से हम लोगों को करना चाहिए। इससे जो है, जब राइस पढ़ा रहे थे उस टाइम भी आपको बताया था कि खरपतवार से जो है बहुत ही हमको हानि होती है, उत्पादकता में बहुत ही ये गिरावट आती है। इससे जो होता है 10 से 40% तक या 50% तक भी क्या हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसमें क्या हो सकती है, गिरावट आ सकती है। क्योंकि जो भी आप फर्टिलाइजर डालेंगे वो किसके द्वारा यूज कर लिया जाएगा, वो वीड के द्वारा यूज कर लिया जाएगा, खरपतवार के द्वारा यूज कर लिया जाएगा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के लिए जब क्या होगा, खरपतवार अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे, अत्यधिक गेहूं से ऊपर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस गेहूं में होगा ही नहीं, वो रोक लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास गेहूं है, इतना ऊपर बढ़ गया हमारा खरपतवार, तो इस पे क्या होगा, इस पे लाइट आएगी, इस पे लाइट नहीं आएगी, तो क्या होगा कि खरपतवार के कारण जो होगा हमारा ये पौधा जो है ढक जाएगा, और उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण क्या होगा, वो उतनी अच्छी मात्रा में उत्पादन नहीं दे पाएंगे। फोटोसिंथेसिस तो होगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा, इसीलिए इसमें क्या होगा कि उत्पादन उतनी अच्छी मात्रा में नहीं दे पाएंगे। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे कि हाँ, गेहूं के फसल में खरपतवार के कारण 10 से 40% तक कमी आ सकती है। इसीलिए अतः क्या करें कि जब आप पहले इरिगेशन दे रहे हो 20-22 दिन पे, तो उस समय जितना भी हो ये है हमारा खरपतवार, उसे क्या कर देना चाहिए, हाथ से या खुरपी से, हैंड हो वही हुआ खुरपी वगैरह, तो उससे निकाल करके क्या करना चाहिए कि फेंक देना चाहिए। तो ये होगा हैंड होम के द्वारा जो है खरपतवार को हटा देना चाहिए। उसके बाद अब आते हैं कि ये तो हो गया हमारा फिजिकली, यानी कि किस प्रकार से फिजिकली या मैन्युअली हम लोग क्या करते हैं कि किस प्रकार से खरपतवार को हटा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग जो है कि रसायनों के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा रसायन है, कौन कौन सा हर्बिसाइड्स है जो हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं। यदि हमारे सकरी पत्ती वाली हो तो उसके लिए कौन सा करेंगे, चौड़ी पत्ती वाली हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा केमिकल्स हर्बिसाइड्स का यानी कि खरपतवारनाशी का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे है पहला है हमारा गुल्ली डंडा या बनगेहूं, गुल्ली डंडा को बनगेहूं भी कहते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, जंगली जई। तो इन सब खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बुआई के 2-3 दिन बाद, जब बुआई होती है उसके 2-3 दिन बाद हम लोग, ताकि ये जो गुल्ली डंडा है या जंगली जई वो खेत में उत्पन्न ना हो, ये उगे ना, इसके लिए बुआई के 2-3 दिन बाद ही हम लोग क्या करते हैं कि पेंडिमिथिलिन का यूज करते हैं। पेंडिमिथिलिन 30 EC, इसी का मतलब हम लोगों ने बताया था कि इमल्सिफिकेशन कंसंट्रेशन होता है। और 1 kg सक्रिय तत्व को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में मिला करके उसका प्रयोग करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, पेंडिमिथिलिन का कितने दिनों के बाद यूज करते हैं, तो बुआई के 2 से 3 दिनों के बाद। और कितना देते हैं, तो 1 kg सक्रिय तत्व, यानी कि जो हमारा उसमें इंग्रेडिएंट होगा वो कितना होगा, 1 kg होगा। यानी कि आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 1 kg हम लोग पेंडिमिथिलिन का क्या करते हैं कि प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर में पानी मिला करके उसका खरपतवार को मारने के लिए यूज करते हैं। उसके हमारा संकरी पत्ती, जब पत्ती कैसी हो, संकरी हो, यानी कि चौड़ी नहीं हो, वो क्या हो, पतली हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस प्रकार के खरपतवार को मारने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो हमारा 20 से 25 दिन बाद आइसोप्रोट्यूरोन 20 से 25 दिन बाद जब क्या होता है कि हमारा खरपतवार जो है दिखने लग जाता है कि हाँ जो है खरपतवार उग गया है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी दवा यूज करते हैं, आइसोप्रोट्यूरोन 20 से 25 दिन के बाद 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में मिला करके हम लोग उसका यूज करते हैं।
उसके बाद ये सक्रिय पत्ती वाले के लिए। अब हम लोग आते हैं कि चौड़ी पत्ती वालों के लिए। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 20 से 25 दिन के बाद जो है हम क्या करते हैं 2,4-D का यूज करते हैं। 2,4-D 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूज करते हैं। और उसके बाद एक और भी केमिकल्स है, एक हर्बिसाइड है, उसका नाम क्या है, कार्फेंट्राजोन। कार्फेंट्राजोन को हम लोग क्या करते हैं 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर से, बहुत ही कम मात्रा में इसका क्या किया जाता, यूज किया जाता। तो हम लोग क्या करते हैं कार्फेंट्राजोन 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूज करते हैं जब हमारा कौन सा खरपतवार हो चौड़ी पत्ती वाली, जैसे कि बथुआ हो गया, ये सब चौड़ी पत्ती वाली होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे 2,4-D 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूज करेंगे। उसके बाद हमारा अब क्या हो चौड़ी पत्ती वाले के साथ बनगेहूं भी आ जाए, यानी कि हमारा गुल्ली डंडा भी आ जाए, तो इसके लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज करते हैं, सल्फो। उसके बाद कहा गया ये गुल्ली डंडा, चौड़ी पत्ती बनगेहूं और गुल्ली डंडा, इसका जो है बहुत ही नाम है, लेकिन जो इसका प्रचलित नाम है जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैलेरिस माइनर। इसको फैलेरिस माइनर की गुल्ली डंडा ना लिख करके ये फैलेरिस माइनर के नाम से प्रचलित है। तो आपको फैलेरिस माइनर हिंदी में भी लिख करके आपको क्या किया जा सकता है कि क्वेश्चन में दिया जा सकता है। ये जो खरपतवार है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको पूछा जा सकता है कि बता, इसको और एक नाम से जाना जाता है गेहूं का मामा। गेहूं का मामा के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। गेहूं का मामा के नाम से भी इस खरपतवार को जाना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से गेहूं का मामा किसे कहा जाता है। तो गेहूं का मामा किसे कहा जाता है, फैलेरिस माइनर को कहा जाता है, या बनगेहूं को कहा जाता है, या गुल्ली डंडा को कहा जाता है। इसे गेहूं का मिमिक्री ब्रीड भी कहा जाता है, यानी कि गेहूं का मिमिक्री खरपतवार, यानी कि ये जो खरपतवार है आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा गेहूं है और कौन सा जो है खरपतवार है। तो इसमें क्या होता है बहुत ही सिमिलरिटी होती है, आप सही से देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा खरपतवार है कौन सा हमारा गेहूं है। इसीलिए इसे क्या किया जाता है बनगेहूं। बनगेहूं इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये गेहूं से मिलता जुलता है और ये गेहूं का ही प्रजाति है। तो इसे याद रखें, इसे गुल्ली डंडा भी कहा जाता है, इसे फैलेरिस माइनर भी कहा जाता है, और इसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है, और इसे बनगेहूं भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ चौड़ी पत्ती वाली के साथ बनगेहूं। जब क्या हो चौड़ी पत्ती वाली भी हो और हमारा क्या हो बनगेहूं भी हो, तो हम लोग इसमें कौन सा हर्बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरॉन 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग क्या कर सकते हैं 20 से 25 दिन के बाद प्रयोग करते हैं। कौन सा सल्फोसल्फ्यूरॉन। सल्फोसल्फ्यूरॉन जब हमारा क्या हो यानी कि चौड़ी पत्ती वाले के साथ हमारा बनगेहूं भी हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा संकरी पत्ती वाली हो प्लस चौड़ी पत्ती वाली हो। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ संकरी पत्ती वाली के लिए कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आइसोप्रोट्यूरॉन यूज कर रहे हैं, और चौड़ी पत्ती वाले के लिए हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, तो 2,4-D या हम लोग कार्फेंट्राजोन प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि अब हमारा खेत में दोनों आ गया तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का प्रयोग कर देंगे, दोनों को मिक्स करके प्रयोग कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये हो गया आइसोप्रोट्यूरॉन हमारा संकरी पत्ती वालों के लिए, और चौड़ी पत्ती वालों के लिए हमारा क्या है 2,4-D। दोनों को क्या करते हैं कि 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से मिला करके हम लोग खेत में छिड़काव इसका कर देते हैं। तो ये हो गया संकरी पत्ती वालों के लिए। अब जो है हमारा कि जीरो टिलेज विधि के द्वारा, जीरो टिलेज मशीन के द्वारा जब हम क्या कर रहे हैं कि गेहूं को लगा रहे हो तो उसमें हमको जो है किस प्रकार से जो है खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो जुताई हम लोग कर नहीं रहे। तो जुताई नहीं करने के बाद क्या होता है कि बहुत सा खरपतवार क्या होते हैं उसमें उग जाते हैं। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं कि जुताई करके हम लोग क्या करते हैं कि जब गेहूं को लगाते हैं तो उसमें जितने भी प्रकार के बीड होते हैं, जितने भी प्रकार के खरपतवार होते हैं वो उखड़ जाते हैं, और धूप के कारण वो क्या होते हैं और उसे जड़ उखड़ जाने के कारण क्या होता है, उसे पानी नहीं मिलने के कारण वो मर जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि जीरो टिलेज मशीन से क्या करते हैं
कि जब हम लोग ये गेहूं लगाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे बीज जो होते हैं उग जाते हैं, तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ग्लाइफोसेट प्रयोग किया जाता है। ये आप ग्लाइफोसेट को याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जीरो टिलेज में किस प्रकार से कौन सा रसायन के द्वारा जो है ये खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। तो ये ग्लाइफोसेट डालने के बाद क्या होता है, ये कुछ नहीं पूछता है कि कौन हमारे सामने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सबको ये मार देता है, ये किसी को नहीं पहचानता। ये जैसे कि आप लोग क्या होता है कि घर वाले को पहचानते हैं कि नहीं इसको नहीं, इसके साथ हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारा घर वाला है। लेकिन ये जो है ग्लाइफोसेट जो दवा है वो किसी को नहीं पूछता है कौन हमारा घर वाला है कौन बाहर वाला है। जो भी इसके कांटेक्ट में आया, जो जिस पौधा पे ये क्या होगा कि पड़ेगा ग्लाइफोसेट, वो सबको क्या होगा ये नष्ट कर देगा। लेकिन ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब जितने भी है 2,4-D है, सल्फोसल्फ्यूरॉन है, आइसोप्रोट्यूरॉन है, पेंडिमिथिलिन है, ये सारा दवा क्या होती है अपने घर वालों को पहचानती है। ये अपने घर वालों को क्या करती है पहचानती है, ये उसी को मारेगी जिससे इसे को मारना है। ये सिर्फ खरपतवार को ही नष्ट करेगी, ये गेहूं को नष्ट नहीं करेगी। इसीलिए जब क्या होता है कि 20 से 25 दिन बाद जो क्या होता है कि हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा गेहूं भी उग गया होता है और खरपतवार भी उग गया होता है। लेकिन ये सिर्फ खरपतवार को ही मारता है, गेहूं को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये जो सारे दवा होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं, यानी कि ये उसी को मारते हैं, उसी को किल करते हैं जो खरपतवार होता है, जो गेहूं होता है उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये तो हो गई हमारा क्या जो है कि खरपतवार का हम लोग नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे। चलिए अब चलते हैं कि यदि किसी प्रकार का इसमें कीट लग गया हो या फिर किसी प्रकार का इसमें रोग लग गया हो तो उसका जो है उसका उपचार हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहला है कीट एवं व्याधि, यानी कि कीट मतलब किसी प्रकार का कीट पतंग आ गया हो, व्याधि मतलब किसी प्रकार का उसमें रोग लग गया, तो उसका हम लोग जो है किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे। तो सबसे पहले गेहूं का कचरा कीट, जो भी यहाँ पे 2 लिखा गया है वो समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कीट लगते हैं गेहूं में, बहुत सारे रोग लगते हैं, लेकिन आपको सिर्फ कितना बताया गया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही यहाँ पे बताया गया, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी सबसे जो है अनाकृत कलिका या लूज स्पॉट जो है आपसे ये क्या होता है कि पूछा ही जाता है, मतलब कि अधिकतर क्या होता है कि एग्जाम में ये पूछा ही जाता है कि बताइए कि अनाकृत कलिका या फिर लूज स्पॉट जो है वो किसके द्वारा होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, स्ट्रीलागो टीटीसी के द्वारा होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसमें डिटेल्स करेंगे, डील करेंगे एक एक को। तो गेहूं का कचरा कीट का ये किसके द्वारा होता है, इसका नाम क्या है गेहूं के कचरा कीट का, तो उसका नाम है एग्रोटिस इप्सिलॉन। उसका नाम क्या है, एग्रोटिस इप्सिलॉन, याद रखेंगे आप लोग, एग्रोटिस इप्सिलॉन। गेहूं का कचरा कीट का नाम क्या है, एग्रोटिस इप्सिलॉन। आप हमारे साथ बोलिए, 2 बार बोलिए, 4 बार बोलिए, आपको यही याद हो जाएगा। गेहूं का कचरा कीट का नाम क्या है, एग्रोटिस इप्सिलॉन। इस प्रकार से आप बोलेंगे, आप लिखेंगे, आप नोट अवश्य बनाइए। हम बार-बार इस पे फोकस कर रहे हैं, बार-बार इस पे जोर दे रहे हैं कि आप जो है नोट जो है हमेशा बनाएं, क्योंकि आप बोलेंगे, आप देखेंगे, आप सुनेंगे, आप लिखेंगे, सारा आपका स्वयं ऑर्गन जो है आप में इसमें इन्वॉल्व रहे, तो ये क्या होगा कि चीजें जो है जल्दी से ग्रास्प करेंगे, आप लोग जल्दी से चीजों को पकड़ेंगे, अच्छी तरीके से आपकी ये बातें दिमाग में जाएगी। तो ये क्या है, एग्रोटिस इप्सिलॉन। और ये जो एक प्रकार का कीट है, यानी कि कीट पतंग है, तितली वगैरह जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या करेगा कि पौधों को जगह जगह काट करके उसको नुकसान पहुंचाएगा। पौधों के मान लीजिए कहीं पे जड़ के पास काट दिया, या फिर तना पे काट दिया, या फिर कहीं पे बाली में काट दिया, तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये पौधों को जगह जगह काट करके इसको क्या करेगा, पौधों को नुकसान पहुंचाएगा, और हमारे एटलीस्ट क्या और अंतिम में जाकर के क्या करेगा, ये हमारा प्रोडक्शन को कम करेगा, घटा देगा। उसके बाद इसका प्रबंधन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो क्लोरोपाइरीफोस के द्वारा करते हैं। और ये जो है हम कब कर लेते हैं, क्लोरोपाइरीफोस के द्वारा इसका बीज का उपचार कर लेते हैं। सीड जब जिस टाइम हम गेहूं को लगा रहे होते हैं उसी टाइम क्या करते हैं कि बीज का हम लोग क्या कर लेते हैं, 8 ml प्रति kg सीड के दर से हम लोग क्या करते हैं, सीड को उपचार कर लेते हैं। क्योंकि ये जो है
हमारा कहाँ चला जाता है, सीड में चला जाता है, तो उसके ऊपर एक क्या होता है कि स्टेम के ऊपर एक लेयर बन जाता है। ये केमिकल जो होते हैं वो क्या आ जाते हैं, तना में आ जाते हैं, जिसके वजह से ये क्या होता है कि जो एग्रोटिसिक्सिलम है वो उस पौधों को खाता नहीं, लेकिन ये हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये दवा जो है या किसी भी एनिमल जब इसका क्या करता है कि भूसा खाता है, किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो भी एनिमल हमारा भूसा खाता है उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके बाद है यदि हमारा क्या होगी खड़ी फसल, यानी कि जब क्या होगा गेहूं उग गया तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग छिड़काव करते हैं। कितना, खड़ी फसल में हम लोग 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। और बीज उपचार किसके हम लोग किससे करते हैं, 8 ml प्रति केजी सीड के दर से हम लोग क्या करते हैं बीज का उपचार करते हैं क्लोरोपाइरीफॉस के द्वारा। और इसकी ये भी याद रखिएगा, ये एक प्रकार का क्या है इंसेक्टिसाइड, यानी कि इंसेक्ट को मारने वाले, कीड़ों मकोड़ों को मारने वाला, इसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड क्लोरोपाइरीफॉस। उसके बाद आप लोग ले चलते हैं दूसरा में, ये क्या है कि अनागृत कलिका है या इसको बोलते हैं लूज स्मट। ये लूज स्मट के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसको आपको इस प्रकार से भी क्या कर सकता है, लूज स्मट आपको लिख देगा, लूज स्मट। इस प्रकार से आपको क्या होगा इंग्लिश में ना लिख करके आपको हिंदी में ही लिख देगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि लूज स्मट का ये रोग कारक क्या है, यानी कि किसके द्वारा रोग लगता है, लूज स्मट किसके द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, स्टिलागोक्रिटिसी के द्वारा। इसका आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप कहीं भी जाते हैं बिहार बोर्ड में हो या मेनली रूप से ये बीसीएससी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए लूज स्मट किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, स्टिलागोक्रिटिसी के द्वारा। बिहार बोर्ड में तो इतना डीपली फिर भी पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है पूछ भी सकता है, क्योंकि ये फेमस रोग है गेहूं का। और आप लोग जानते हैं कि खाद्यान्न फसलों में धान के बाद दूसरा गेहूं का ही स्थान आता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये कीट भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टिलागोक्रिटिसी के द्वारा कौन सा होता है, लूज स्मट रोग होता है। और ये क्या करता है कि बाली जो होता है, यानी कि आप सब गेहूं को देखेंगे तो वो क्या हुआ कि अभी उसमें बालियां नहीं निकली होगी, लेकिन जो इस रोग से क्या होते हैं, जो लूज स्मट नामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, उसमें क्या होती है कि बालियां जो होती है गेहूं में सभी बालियों से ये पहले ही निकल जाता है। तो हम लोग पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा रोग है, लूज स्मट रोग है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें गेहूं जो होते हैं उसमें दाना नहीं बन पाते हैं, और दाने के जगह क्या होते हैं काला चूर्ण बन जाता है, काला धूरी के तरह, गर्दा की तरह ये बन जाता है, ये काला चूर्ण बन जाता है और ये दाना इसमें नहीं बन पाता। तो ये था कि ये लक्षण थे किसके, लूज स्मट के। और इसका जो उपचार किस प्रकार से करेंगे, तो इसका हम लोग उपचार करेंगे वीटावैक्स या बेबिस्टिन से। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या फंगीसाइड, ये वीटावैक्स बेबिस्टिन ये सारा का सारा क्या है फंगीसाइड, ये फंगस को मारता है। और ये जो स्टिलागोक्रिटिसी है ये एक प्रकार का क्या है फंगस ही है। तो ये हो गया वीटावैक्स या बेबिस्टिन से हम लोग क्या करेंगे, इसको उपचारित करेंगे। और कितना 2 ग्राम प्रति केजी सीड के द्वारा सीड की दर से हम लोग क्या करेंगे, बीज को उपचारित करेंगे। उसके बाद है हमारा कि अब जिस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि बीज को हम क्या करते हैं कि स्टोर कर लेते हैं और उसी को जाकर के बाद में लगाते हैं। लेकिन हाइब्रिड सीड जो है ये आप जब आगे जाकर के लगाइएगा तो वो उतना अच्छा मात्रा में उत्पादन नहीं देता, क्योंकि हाइब्रिड सीड जो होता है वो स्टेराइल होता है, यानी कि उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है। तो बीज को बहुत सारा अभी भी क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं और उसी को अगला साल लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सही से नहीं सुखा के रखने की वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत सारा फंगस लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि फिर ये बहुत सारे प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं गेहूं में हो या धान में हो, किसी प्रकार का भी सीड हो आप उसे अच्छी तरीके से सुखा करके नहीं रखेंगे तो उसको आप लगाएंगे तो बाद में क्या होगा, बहुत सारे रोग लगेंगे। तो इसीलिए इसको क्या करना चाहिए कि बीज को अच्छी तरीका से सुखाकर इसे स्टोर कर लेना चाहिए। तो ये हो गई हमारे क्या जितने भी कीट व्याधियां थी वो। उसके बाद हम लोग आते हैं कटाई एवं दौनी। तो इसकी जो है कटाई वो किस टाइम करते हैं हम लोग, सुबह में करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में करते हैं, यानी कि
4 बजे थे लगभग जो है, अभी आप लोग कभी देखे होंगे या गांव में देखे होंगे। तो इसकी कटाई जो कब की जाती है, अर्ली मॉर्निंग में की जाती है। लोग सुबह ही उठ करके घर से, हम लोग को गांव में देखते हैं कि जब कभी भी उठते हैं, ऐसे तो गांव जाते हैं तो उतना जल्दी उठते नहीं है, लेकिन जब जाते हैं तो देखते हैं कि 4 बजे ही क्या होते हैं कि हमारे मम्मी पापा जो होते हैं वो सारा हम सोए ही रहते हैं, तब तक क्या करते हैं कि सब लोग हसुआ लेकर के चले जाते हैं खेत पर और अर्ली मॉर्निंग में इसकी कटाई करते हैं। अर्ली मॉर्निंग में कटाई करने के बाद क्या होता है कि दानों का जो स्कैटरिंग होता है वो नहीं होता, यानी कि हम जब क्या करेंगे, धूप उग जाएगा तो क्या हो सकता है कि ज़्यादा पक जाने के कारण उसका जो दाना है इधर उधर बिखर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में करते हैं और अर्ली इवनिंग में करते हैं, यानी कि शाम के 7-8 बजे तक क्या करते हैं, 7-8 बजे इवन 9-10 बजे तक कुछ लोग भी क्या करते हैं कि गेहूँ की कटाई करते रहते हैं। तो इसको अर्ली मॉर्निंग या हम लोग क्या करते हैं कि लेट इवनिंग तक हम इसको क्या करते हैं, इसकी कटाई करते हैं। और उसके बाद कटाई के बाद इसकी दौनी भी तुरंत कर लेनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि उस टाइम जो होता है गर्मी रहती है, तो साइक्लोन की वजह से क्या हो सकता है, या जो भी हमारा बवंडर आता है तो उससे क्या हो सकता है कि ये जो होते हैं जो गेहूं रखा हुआ था वो उड़ भी सकता है। उसके बाद इसका भंडारण भी हमने जस्ट बताया कि इसका भंडारण जो है ये अच्छी तरीका से क्या करना चाहिए, धूप में सुखा करके करना चाहिए। और जो भी क्या होते हैं कि कुछ दवाई आते हैं जिसको गेहूं के साथ रख देने पर क्या होता है कि उसमें किसी प्रकार का कीट वगैरह नहीं लगते हैं, तो उसको भी जो भी आपका ये उत्तम दवा हो उसको क्या करें कि गेहूं के साथ रख दें। इससे क्या होगा कि आपका जो है उसके गंध से वो कीट वगैरह नहीं लगते। जैसे हमारे मम्मी पापा जो रखते हैं वो मेनली रूप से सेल्फास गोली क्या करते हैं कि एक कपड़े में लपेट करके, एक कपड़े में बांध करके गेहूं के जो भी जिसमें भी भंडारण करते हैं, बोरी हो या कोई मिट्टी का बना हुआ बर्तन हो, तो उसके बीच में क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसमें रोग नहीं लगता। लेकिन ये जो दवा है वो बहुत ही खतरनाक है, इसे किसी भी बच्चों के द्वारा ये ऐसा जगह पर रखें कि बच्चों के पहुंच से जो है वो दूर रखें, बच्चे उसे देख नहीं पाए, उसका गंध जो है बच्चे को नहीं आ पाए, ऐसी जगह पर रखें। नहीं तो इससे क्या होती है कि आपका जान भी जा सकता है। ये बहुत ही खतरनाक गोली है, इसीलिए इसे क्या किया जाता है कि बच्चों को नहीं दिया जाता। जब आप जाएंगे 18 साल से आपका उम्र कम रहेगा तो ये दवा जो है बच्चों को नहीं दिया जाता। हालांकि अब बहुत ही क्या हो सकता है कि बहुत ही जगह ये दवा को रखा भी नहीं जाता, तो आप क्या करें, उसके लिए आप नीम की पत्ती को गेहूं में डाल करके भी रख सकते हैं, उससे भी आपका कीट पतंग जो होगा वो नहीं लगेगा। तो आज का जो लेक्चर है वो पूरा जो है हमारे गेहूं का जो है समाप्त हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा ये बचा हुआ था, इसीलिए हम क्या इसको भी यहीं पे मेंशन कर लिया। आप थोड़ा सा कहाँ पे इसको लेकर के जाते, अलग वीडियो फिर से बनाना पड़ता। तो ये पूरा जो है हमारा ये गेहूं का लेक्चर पार्ट 3 है, और ये पूरा का पूरा जो है हमने खत्म कर दिया था। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको भी हम बताते हुए गए। तो आज तक हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहीं तक रखते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जो है, ये एक्सप्लेनेशन जो है आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। और आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद।